मेरा नाम निहाल चंद है और मैं बीकानेर के बंधाला गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी स्टडी 8वीं क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल में के ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था इन यूपीएससी सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस और ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा फॉरेस्ट सर्विस में और तीसरे इंटरव्यू में मेरे 65 रैंक के साथ चयन हुआ है। बहुत बहुत अच्छी यादें रही है आगे और बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे यहाँ पे। तो अशोक जी, राजेश, मुकेश, राहुल, बाबूलाल, प्रवीण, सुरेंद्र और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत अच्छे जूनियर्स, मोडाराम, अनिल और मोहित, ये सुनील और ये अच्छे जूनियर्स थे जो हमेशा ऐसे मतलब फनी मोमेंट्स में साथ रहते थे। तो मैं हूं अशोक चेची और आप देख रहे हैं आपका अपना सबसे फेवरेट यूट्यूब चैनल, एजुकेशनल चैनल चेचीज एजुकॉम। दोस्तों, जैसा कि आप हमेशा देखते रहते हैं कि हम हमारे चैनल पर इंटरव्यू सीरीज लेकर आते हैं और इसमें आपने तमाम उन प्रतियोगी लोगों से आप मिले, उन सक्सेसफुल लोगों से मिले जिन्होंने विविध भर्तियों में अपना चयन सुनिश्चित किया और आपको अपनी सफलता के गुर बताए। ऐसे ही मैं आज हमें आपको लेकर जा रहा हूं एक नए कंटेस्टेंट की ओर, अर्थात यूपीएससी आईएफएस, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के एग्जाम की तरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज निहाल जी। इनका यूपीएससी आईएफएस के लिए AIR 65 ऑल इंडिया रैंक 65वीं के साथ चयन हुआ है और ये हमारे ही मित्र आज हमारे बीच बैठे हैं और इनसे जानना चाहेंगे हम वही इनके सफलता के गुर, क्या इन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई, क्या वो विभिन्न, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है यूपीएससी के नाम से ही कि न जाने यूपीएससी वाले जो अभ्यर्थी होते हैं किस प्रकार से पढ़ते हैं, क्या खाते होंगे, कहाँ रहते होंगे। तो उन तमाम दुविधाओं को दूर करने के लिए अपनी बातें बताएंगे कि हम भी वही मानस हैं, वही इंसान हैं, वही चिंताओं में डूबे रहते हैं और बस एक रात का एक सवेरा निकलता है और उस दिन हमारी असफलताएं सफलता में तब्दील हो जाती हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको देंगे। आपके मन में जो भी दुविधाएं उठ रही हैं उन सबको हम जानने की इनसे कोशिश करेंगे। तो आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं निहाल जी से। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम निहाल जी का अपने चैनल पर। तो निहाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, चेचीज एजुकॉम पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत बधाइयां देना चाहते हैं कि आपने आखिरकार AIR 65 से इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का एग्जाम क्रैक किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद। तो निहाल जी, हम बात करेंगे कि हमारे जो दर्शक वर्ग है वो ये जानना चाहते हैं आपसे कि आप सबसे पहले अपने बारे में उन लोगों को बताइए, अवगत कराइए अपने आप से कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आप कहाँ से आते हैं, क्या आपकी बैकग्राउंड सब्जेक्ट्स वगैरह की स्टडी क्या रही है, वो सब आप हमें बताइए। मेरा नाम निहाल चंद है और मैं बीकानेर के बंधाला गांव से बिलोंग करता हूं और मेरी स्टडी 8वीं क्लास तक गांव के सरकारी स्कूल में हुई। उसके बाद 9th क्लास मेरी नोखा गांव से हुई और 10th से लेकर 12th तक चूरू डिस्ट्रिक्ट के सांडवा विलेज से जसवीर मेमोरियल स्कूल से मेरी स्कूलिंग हुई। उसके बाद मैं जयपुर आया, यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज से मैंने बीएससी किया। बीएससी के बाद एमएससी इन मैथमेटिक्स फ्रॉम आईआईटी रोपड़ किया, वहाँ पे मैं गोल्ड मेडलिस्ट था। उसके बाद मेरा नेट, जेआरएफ, गेट और इंस्पायर 3 फेलोशिप थी और मैंने साथ में तैयारी स्टार्ट करी। दिल्ली में 1 साल कोचिंग करी और सिविल सर्विसेज की। उसके बाद मैंने पीएचडी में एडमिशन लिया इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान और उसके तब से मेरी फेलोशिप भी कंटिन्यू हो गई और साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था। तो इस तैयारी के ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था इन यूपीएससी सिविल सर्विस एंड फॉरेस्ट सर्विस और ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा फॉरेस्ट सर्विस में और तीसरे इंटरव्यू में मेरे 65 रैंक के साथ चयन हुआ है। बहुत बहुत बधाई निहाल जी, हम आश्वस्त थे आपके चयन को लेकर अब की बार। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बताया कि ये सफलता एक काफी लंबी होती है, अचानक एक रात की सफलता नहीं होती। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे, इसके पीछे मेन हकदार कौन है, क्योंकि इंसान मेहनत खुद अकेला करता है लेकिन बाह्य परिस्थितियां जरूर उसके सपोर्ट में रहती। बिल्कुल, ये इतना बड़ा एग्जाम होता है कि कोई भी इंसान अकेला इसको पास नहीं कर सकता। इसमें हर एक उस बंदे का कंट्रीब्यूशन है जो मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं आया था। इसमें मैं सबसे पहला क्रेडिट अपनी फैमिली को देना चाहूँगा क्योंकि फैमिली ने मेरे को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा जिसमें मैं पढ़ सकूं और मेरे लिए पढ़ने के लिए क्या चाहिए था, अच्छा खाना और अच्छा रूम और पढ़ाई के लिए किताबें, वो मुझे मिल गई थी और पढ़ाई करना मुझे पसंद था। तो लेकिन असली स्ट्रगल जो होता है, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस होती है कि बच्चा बड़ा हो गया है अब कुछ कमाए, तो उनका ये स्ट्रगल
की वजह से उनको पहला क्रेडिट जाता है। बाकी टीचर्स जो मेरी लाइफ में आज तक आए हैं, मैं एग्जांपल दूं, मेरी फर्स्ट से फिफ्थ तक के जो टीचर थे गांव में, तो वो जब मैथ्स पढ़ाते थे तो मैथ्स के एक्सरसाइज में अगर 10 क्वेश्चन होते तो वो पहला एक ही क्वेश्चन कराते थे और बाकी 9 क्वेश्चन हम खुद करते थे। तो उससे क्या हुआ कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जनरेट हुआ। अब उसका इस सफलता में क्या योगदान है वो ऐसे बताता हूं कि मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट जनरेट हुआ और मैथमेटिक्स मेरा उसके बाद स्कूलिंग में अच्छा रहा, कॉलेज में अच्छा रहा, एमएससी किया मैथमेटिक्स में मैंने, और फिर मैथमेटिक्स ही ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया मैंने फॉरेस्ट सर्विस में। तो क्योंकि फाउंडेशन ऐसा क्रिएट हुआ था कि मैं मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेके इस एग्जाम को पास किया, तो उनको भी क्रेडिट जाता है। ऐसे ही जितनी स्टेज पे टीचर्स आए, बीएससी में, एमएससी में, स्कूल लेवल पे, उसके बाद कोचिंग और मॉक इंटरव्यू, सब टीचर्स को देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे अपने दोस्तों का हमेशा सपोर्ट रहा है। जहां भी मैं गया हूँ मेरे दोस्तों का हमेशा सपोर्ट रहा है, मेरे ऊपर भरोसा रहा है कि एक दिन तेरा पास होगा, मेहनत कर रहा है। पढ़ाई में मेरे दोस्तों ने कभी डिस्टर्ब नहीं किया, उल्टा जब भी हेल्प चाहिए थी वो किया, तो उनको मैं क्रेडिट देना चाहूंगा। उसके बाद जो भी लाइफ में, जैसे मेरे रूम की जो सफाई करने वाले थे या फिर मेरे को जो खाना खिलाने वाले थे मेस कर्मचारी, उन सबको भी क्रेडिट बनता है, क्योंकि इतना लंबा एग्जाम होता है। अगर 9 एग्जाम है, 9 एग्जाम में एक दिन अच्छा खाना नहीं खाया और तबीयत खराब हो गई, एक एग्जाम खराब हो गया 9 में से, तो भी आपका एग्जाम पास नहीं होगा। तो इतने छोटे कंट्रीब्यूशन से लेके टीचर तक का, फैमिली तक का, जिनका भी कंट्रीब्यूशन, उन सबको क्रेडिट जाता है मेरे। बताया, और ये बिल्कुल सही बात है कि सबका ही योगदान आपकी सफलता में कहीं ना कहीं रहता है। एक बात और ऐड करना चाहूंगा इसमें, जब भी मैं गांव जाता था तो गांव वाले जो बूढ़े या बुजुर्ग लोग हैं या जो मेरे पेरेंट्स के बराबर के लोग हैं, उन सब का आशीर्वाद भी था इस सफलता के पीछे। क्योंकि जब भी जाता था तो वो एक कॉन्फिडेंस दिखाते थे कि तू अच्छी पढ़ाई कर रहा है, एक दिन बड़ा एग्जाम क्रैक करेगा। तो उनकी दुआएं भी साथ थी गांव वालों की और एक्सटेंडेड रिलेटिव्स की और परिवार की, तो उनको भी क्रेडिट देना चाहूंगा। जी बिल्कुल। और आप लोगों को बता दें कि ये वही वादियां, वही प्रांगण है जहाँ पर निहाल ने अपनी तैयारी की थी। जैसे कि ये बता रहे थे कि रूम की सफाई करने वाला था, ये सब वही एनवायरनमेंट है, वहीं पर बैठकर हम आज ये वीडियो आपके बीच लाए, वापस से इनको यहाँ बुलाया है अपनी यादें तरोताजा करने के लिए। निहाल जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे होंगे, तो कई नए व्यूअर्स होते हैं, बाकी वैसे तो जनरली अपडेट रहते हैं आजकल, कि ये यूपीएससी आईएफएस होता क्या है, किस टाइप का एग्जाम है, क्या बनते हैं, क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? यूपीएससी आईएफएस एग्जाम के थ्रू इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो एक ऑल इंडिया सर्विस है, आईपीएस, आईएएस और आईएफएस, उनमें से एक ये सर्विस है, वो अलॉट होती है। और इस एग्जाम का पैटर्न सिविल सर्विसेज एग्जाम से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग इन द सेंस कि मेंस और इंटरव्यू इसका अलग हो जाता है। प्रीलिम्स सिविल सर्विस एग्जाम के साथ होता है और प्रीलिम्स की कट ऑफ दोनों की अलग अलग होती है। तो फॉरेस्ट सर्विस का प्रीलिम्स निकालना थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि सीटें कम है तो प्रीलिम्स कम लोगों का पास करते हैं। एक बार प्रीलिम्स हो गया, की अपेक्षा कट ऑफ ज्यादा हो जाती यस है। यस यस, उसके बाद मेंस में ओनली टेक्निकल सब्जेक्ट्स ऑप्शनल के रूप में अलाउड होते हैं। इंजीनियरिंग के हो या फिर जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, साइंस के सब्जेक्ट्स अलाउड होते हैं। और इसमें 2 ऑप्शनल होते हैं। सिविल सर्विसेज में ओनली 1 ऑप्शनल होता है। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट 400 मार्क्स के, और एक जीके का पेपर होता है 300 मार्क्स का, और एक इंग्लिश का पेपर होता है 300 नंबर का। तो 1400 का टोटल मेंस होता है, और सिविल सर्विस में वो 1750 मार्क्स का मेंस होता है। और इसमें इंटरव्यू 300 नंबर का होता है और फाइनल कट ऑफ 1700 मार्क्स में से बनती है। उसके बाद इसकी मेन पोस्टिंग तो डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर, डीएफओ के रूप में होती है, और हाईएस्ट पोस्ट होती है ऑफ हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्सेस ऑफ द स्टेट। तो निहाल जी, जैसे कि आपने बताया, आपने जब शुरू में ये जर्नी स्टार्ट की थी तो आपने सिविल सर्विसेज से ही स्टार्ट किया होगा, जैसे प्रीलिम्स होता है, तो आपका मतलब इधर की तरफ रुझान कैसे गया? आप सिविल सर्विसेज में फॉरेस्ट सर्विसेज की तरफ क्यों झुके? ये मैंने 19 में सिविल सर्विसेज का मेंस दिया था, और सिविल सर्विसेज का मेंस मेरा क्लियर नहीं हुआ था 19 में। 20 में मेरा फॉरेस्ट और सिविल सर्विस दोनों का प्री क्लियर हो गया था, दोनों का मेंस दिया था, लेकिन इंटरव्यू कॉल ओनली फॉरेस्ट सर्विस का आया था। तो मेरा शुरू से ये था कि मैं दोनों के लिए अप्लाई करता था, जिसमें पहले सिलेक्शन हो जाएगा उसमें जाऊंगा। लेकिन जब 20 में मैंने इंटरव्यू दिया, थोड़ा इस फॉरेस्ट सर्विस के बारे में और जाना, तो मुझे लगा कि दिस इज better services from many other services included in the civil service। तो मेरा रुझान इस तरफ ज्यादा हुआ, और मैंने 21 में
ओनली फॉरेस्ट पे ही ध्यान दिया। तो 20 में मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था लेकिन फाइनल नहीं हो पाया था। 21 में भी सिविल सर्विस का इंटरव्यू कॉल 1-2 नंबर से रह गया था, लेकिन फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू कॉल हुआ था। बट फाइनल सिलेक्शन से 3-4 नंबर कम रह गए थे 21 में। तो 23 में मैंने ओनली फॉरेस्ट सर्विस अप्लाई किया और इस बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर आए, 210, और पास हो गया है। अच्छा, ये तो जैसा कि आपने अभी हमें बताया, ये आपका 5th अटेम्प्ट था। इससे यस पहले आप 4 बार ट्राई कर चुके थे, तो यस 4 बार ट्राई करने के बाद आप थोड़े से कॉन्शियस नहीं थे कि क्या पता क्या होगा, मेरे अटेम्प्ट जाते जा रहे हैं? तो जो चिंताएं या जो ये बैकवर्ड जो एंजाइटीज जो हमारे साथ आती है, इनको किस प्रकार आपने डील किया? वो एग्जाइटी होती थी हर बार। मतलब 19 में तो इतनी ज्यादा नहीं थी कि कर लेंगे पास। 20 में ये था कि फॉरेस्ट सर्विस का इंटरव्यू कॉल हो गया तो अब इस बार कर लेंगे 21 में दोनों। लेकिन 21 में एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी कि इस बार तो हो ही जाना चाहिए। फिर 4 नंबर से जब कट ऑफ मिस हो गई तो बहुत स्ट्रेस में चला गया था। उसके बाद 22 का मेंस भी था थोड़े दिन बाद। 22 का मेंस दे के फिर मैं स्ट्रेस से निकलने के लिए मैंने एक थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए मैंने एक टीचिंग जॉब ज्वाइन करी थी एडटेक कंपनी में, प्रेप लेटर करके। चंडीगढ़ गया था मैं, 3-4 महीने पढ़ाया। फाइनेंशियली मैं सेल्फ डिपेंडेंट हुआ। उसके बाद मैंने फिर से सोचा कि एक बार और ट्राई करता हूँ। तो ये एग्जाइटी चल रही थी, ये प्लानिंग चल रही थी कि कैसे करना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि मैं थ्रू आउट स्कूल से, कॉलेज से, एमएससी में टॉपर रहा हूँ, सारे एग्जाम्स पास किए हैं, तो मैं कर लूंगा। लेकिन हो सकता है कि मैं सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ, कुछ कमियां रह रही है, उनको अगर रेक्टिफाई कर लूँ तो मैं ये एग्जाम पास कर लूंगा। तो उस हिसाब से मैंने इस बार प्लानिंग करके जो जो कमियां रह रही थी पहले उनको रेक्टिफाई किया और रिजल्ट आ गया। अच्छा, तो निहाल जी, आप बता पाएंगे कि जनरली जैसे कि कोई भी हमारे व्यूअर्स में से फॉरेस्ट सर्विसेज की तरफ जाना चाहे तो किस प्रकार की उसको स्ट्रेटजीज अपनानी पड़ेगी, कौन सी बुक लिस्ट अपनानी पड़ेगी, किस प्रकार उसको तैयारी करनी चाहिए? तो इसमें यह है कि 3 स्टेज का एग्जाम होता है, तो प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो सबसे पहले तो आपको 2 ऑप्शनल चूज करने होते हैं कि कौन से। मेरा मैथमेटिक्स एंड फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था। तो पहले मैं प्री की बता देता हूँ बुक लिस्ट। प्री की जनरली जो सिविल सर्विसेज में टॉपर्स बताते हैं वही बुक लिस्ट है कि हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, रामचरण शर्मा की एनसीईआरटी पढ़नी है, मिडाइवल की कोई कोचिंग के नोट्स पढ़ने हैं, और आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया पढ़नी है। वैसे ही पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी है और एनसीईआरटी पढ़नी है। ऐसे इकोनॉमी के लिए मुरनाल को मैंने फॉलो किया था। और करंट अफेयर के लिए विजन के पीटी 365। और न्यूज़पेपर में हमेशा डेली पढ़ता था एक न्यूज़पेपर। पहले द हिंदू पढ़ता था, उसके बाद मैंने इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट किया था। इसके अलावा साइंस एंड टेक के डॉक्टर शिविन की क्लासेस ली थी और उनके पीपीटी को रिवाइज किया था। एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस की बुक और कुछ अंशुमन राजहंस के जो एनवायरनमेंट पे वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे, वो भी आईएफएस ऑफिसर है 2018 के बैच के, उनके वीडियोस को फॉलो किया था। इसके अलावा पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। फॉर एग्जांपल कोई एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, उसमें 4 साइट के बारे में 4 साइट दिए हुए ऑप्शंस में, तो एक ऑप्शन करेक्ट होता था, 3 ऑप्शन इनकरेक्ट होते थे। तो उनके बारे में जो इनकरेक्ट ऑप्शंस है उनके बारे में भी रिसर्च करता था। तो 4-4, 5-5 लाइन में नोट्स बना लेता था, वो कभी अगले साल करेक्ट ऑप्शंस में आ जाते थे। इस तरह से फिर ज्योग्राफी में एनसीईआरटी और मैपिंग बहुत अच्छे से की थी। तो यही सारे टॉपिक है और इनकी ये बुक लिस्ट थी मेरी। प्री के लिए था। और मेंस के लिए मैथमेटिक्स और फॉरेस्ट्री ऑप्शनल था। तो मैथमेटिक्स के लिए मैं जनरली सारी स्टैंडर्ड बुक्स है, जो कृष्णा सीरीज है, मलिक एंड अरोड़ा है, या फिर आर कुमार है अलजेब्रा के लिए, और कुछ कुछ छोटे सब्जेक्ट है जैसे न्यूमेरिकल एनालिसिस है या फिर एलपीपी है या लीनियर अलजेब्रा, ये मेरे को पहले से आते थे। इनके लिए मैंने सीधा कोई रिवीजन के लिए नोट्स चाहिए तो आईएमएस के नोट्स लिए थे। और जो फिजिक्स के टॉपिक है 4, उनके लिए मैकेनिक्स है, फ्लूइड डायनेमिक्स है, स्टैटिक्स है और डायनेमिक्स है, उनके लिए मैंने मैथोक्रेट को फॉलो किया था। शिवराज सर बहुत अच्छे से पढ़ाया उनने और उनके ही नोट्स पढ़े थे। तो ये मैथमेटिक्स की बुक लिस्ट थी मेरी। और इसके अलावा फॉरेस्ट्री की मैं अर्लियर 2 अटेम्प्ट में मणिकंदन एंड प्रभु बुक पढ़ के जाता था। तो मेरे मार्क्स 206 एंड 209 रहे थे, मतलब इंप्रूव नहीं हो रहे थे ज्यादा। तो मैंने शिफ्ट किया और रोहनबिल के नोट्स, इसके अलावा राम प्रकाश की बुक और एलएस खन्ना की बुक जो सिल्वी कल्चर पे है या फॉरेस्ट मैनेजमेंट पे है, फॉरेस्ट मैंचुरेशन पे है, ये 3 बुक्स के साथ मैंने हॉर्नबिल के नोट्स की समरी बनाई थी और उनको बार बार रिवाइज किया था। इसके साथ मैंने वाजीराम की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी फॉरेस्ट्री के लिए। तो ये कुल मिला के मेरे फॉरेस्ट्री में मार्क्स 209 से 233 मार्क्स चले गए।
तो ये था। और इंग्लिश के पेपर के लिए मैंने सिविल सर्विसेज और फॉरेस्ट सर्विसेज का जो इंग्लिश का पेपर होता है पिछले 10 साल के, उनको सोल्व किया था। इसके अलावा कुछ नहीं किया था इंग्लिश के लिए। और जीके में मेनली प्री के जो टॉपिक्स है वो ही फॉरेस्ट सर्विस मेंस में रहते हैं, तो उनको दोबारा रिवाइज किया था जीके के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद निहाल जी आपका। और हम आश्वस्त हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी इन चीजों से, प्री और मैन को जो सोर्सेज फाइंड आउट करने में, जो भी आपने बताया काफी डिटेल में आपने इसकी चर्चा की। मैं निहाल जी आपसे पूछना चाहूंगा कि जैसे कि आपने अपने अध्ययन में बताया कि आप महाराजा कॉलेज में, उसके बाद एमएससी के लिए आप आईआईटी रोपड़ गए, गोल्ड मेडलिस्ट गए। जनरली लोगों में ये भ्रम हो जाता है या ये भ्रांति रहती है यूपीएससी वगैरह लेके कि ये तो जैसे आईआईटीज वगैरह से पढ़े हुए हैं, वहां से गोल्ड मेडल टॉपर है, तो इनके लिए एग्जाम निकालना आसान होता है, हमारे लिए अभी भी मुश्किल है। वो खुद को थोड़ा सा सामान्य मानते हैं, दूसरों के अपेक्षा कमतर मानते हैं। तो क्या आपकी लाइफ में कोई असफलताएं नहीं जुड़ी थी या आसानी से ही ये चीजें हुई थी? नहीं, मतलब मेरा ऐसा था कि मैं तो इस एग्ज़ाम में घुसते ही पहले मैं 19 में प्री हो गया था, लेकिन 19 का मेंस फेल हो गया, उसके बाद 20 का मेंस फेल हो गया, उसके बाद 20 का इंटरव्यू फेल हो गया, 21 का इंटरव्यू फेल हो गया। तो बहुत सारी असफलताएं जुड़ी हुई थी। और दूसरी बात, पहले मैंने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया था, मतलब बीएससी एमएससी करूं, उसके बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा। ऐसे नहीं था कि 12वीं पास करते ही मैं तैयारी स्टार्ट कर दूं कौन से एग्जाम की। मेरे को धीरे धीरे खुद समझ आया कि मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले मैं बीएससी करता हूँ अच्छे से, उसके बाद मेरे को लगा अब मेरे को एमएससी करनी चाहिए, क्योंकि इंस्पायर स्कॉलरशिप भी थी और एज भी 18.5 साल में मैंने बीएससी कर लिया था, तो अभी कंपटीशन वाली एज भी नहीं हुई थी, तो मुझे लगा एमएससी कर लेता हूँ। तो आईआईटी में एडमिशन भी हो गया था। तो एमएससी में मैंने कंपटीशन की तैयारी जो एमएससी के साथ जो होते हैं ना, जेआरएफ है, गेट है, उन एग्जाम्स की पढ़ाई करी थी। वो अलाइन करते हैं एमएससी के सिलेबस के साथ। तो वो एग्जाम्स मेरे थर्ड सेमेस्टर के साथ पास हो गए थे। और साथ ही साथ उस पे जब एमएससी पे अच्छे से ध्यान दे रहा था तो ये एग्जाम इजीली पास हो गए थे। अलग से कोई तैयारी करने की ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं थी। 20 दिन की छुट्टी मिली थी, उसमें तैयारी हो गई थी गेट और जेआरएफ एग्जाम की। तो एमएससी पे ध्यान दिया था, इस वजह से वहां का मैं टॉपर रहा था। उसके बाद मैंने डिसाइड किया था अब कौन से एग्जाम की या किस करियर में जाना है, मुझे पीएचडी करके प्रोफेसर बनना है या फिर सिविल सर्विसेज में जाना है। तब मैंने डिसाइड करा कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करूंगा और कोचिंग ज्वाइन करी थी, स्टार्ट करी थी तैयारी। तो असफलता ये भी जुड़ी है। और ऐसा नहीं है कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हैं और स्कूल और कॉलेज में भी एवरेज मार्क्स रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कॉन्फिडेंस हमेशा था कि मैं पास कर लूंगा, मेरे अंदर वो एबिलिटी है, वो कैपेसिटी है कि मैं मेहनत करूंगा तो पास कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस हमेशा बनाए रखना है। जरूरी नहीं है कि 12th में जिसके 90% आएंगे उसी का पास होगा। हो सकता है कि कोई टैलेंटेड बच्चा हो, उसको 12th में वो एनवायरमेंट ना मिला हो या उसमें 12th में मेहनत नहीं करी हो, तो उसको नहीं आए मार्क्स। वो उस बच्चे को अंदर से पता होता है कि मैंने 12th में पढ़ाई नहीं करी थी इसलिए नहीं आए थे मार्क्स, जब मैं पढ़ूंगा तो मैं एग्जाम पास कर लूंगा। तो इस तरह का कॉन्फिडेंस बना के रखना है, तो ये एग्जाम पास हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल जी। और ये बिल्कुल सही है, ये सही मायने में देखा जाता है कि असफलताएं कहीं ना कहीं हमें पुश करती हैं सफलता की ओर, और वही हमारा एक मेन कारण रहता है। जब हम सफल होते हैं तो असफलताएं भी हमें बहुत अच्छी लगती हैं, जिनसे हम कभी किसी दिन निराश थे। तो निहाल जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, आपने बताया अपनी जर्नी। आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी काफी वक्त आपने गुजारा था पीएचडी और आपने बीएससी वगैरह के दौरान, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के दोस्त वगैरह और जो अभी ये प्रांगण में बैठा है वहाँ इनका कैसा सपोर्ट आपके साथ रहा, किस प्रकार से महसूस करते हैं वापस से आप यहाँ? इनकी जब याद करता हूँ तो बहुत अच्छे दिनों में थे मेरे। यहाँ की लाइब्रेरी की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। हॉस्टल इतने अच्छे एनवायरनमेंट में है कि जयपुर जैसे महानगर के अंदर इतना क्लीन एनवायरनमेंट आपको मिल रहा है, इतना अच्छा खाना मिल रहा है। उस टाइम पे मैं बहुत फिट हुआ करता था क्योंकि हम सब लोग मिलके वॉलीबॉल डेली खेला करते थे। तो एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी भी और कंसिस्टेंसी के साथ मैं कंटिन्यू कर रहा था। और साथ ही साथ पढ़ाई, जब मेंटल स्ट्रेस नहीं होता है तो पढ़ाई में भी एफिशिएंसी ज्यादा आती है। तो ये सब चीजें हॉस्टल में और राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस, ग्रीन कैंपस के अंदर रहने की वजह से मेरे को मिल पाई थी। तो बहुत बहुत अच्छी यादें रही है यहाँ की। और बहुत अच्छे दोस्त रहे मेरे यहाँ पे। तो अशोक जी, राजेश, मुकेश, राहुल, बाबूलाल, प्रवीण, सुरेंद्र, और ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। और बहुत अच्छे जूनियर्स, मोडाराम, अनिल और मोहित, ये सुनील, और ये अच्छे जूनियर्स थे जो हमेशा ऐसे मतलब फनी मोमेंट्स में साथ रहते थे। तो इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस यात्रा में।
सभी दोस्तों का बहुत साथ रहा है और ये हाँ। इस बार जबकि आपका लगातार तीसरी बार इंटरव्यू था तो लगभग सभी आश्वस्त थे और हाल ही में आपका जोरदार स्वागत भी किया था सभी दोस्तों ने मिलकर। हाँ। तो आपका तो बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं हम आपको इस सफलता की और हम यही उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर आप नई ऊंचाइयों को छुओ, इस क्षेत्र में जाकर आप नए नए नव परिवर्तन करो, नई नई टेक्निक्स वगैरह जनरेट करो, मतलब बहुत अच्छा इसके लिए करो। आपका जो भी आपका आईएफएस बने एक प्रकार से सोने पे सुहागा है डिपार्टमेंट के लिए, हम यही उम्मीद करते हैं और हम यही चाहते हैं कि आप आगे से आगे और भी नाम रोशन करें। बीकानेर के एक छोटे से गांव से निकलकर आप इतनी बड़ी सेवा तक जाते हैं, सरकारी स्कूल की शिक्षा पाकर आप इतनी बड़ी सेवा तक जाते हैं, तो ये एक सामान्य व्यक्ति को जो विभिन्न परिस्थितियों में, वंचित परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए बहुत बड़ा एनहेंसमेंट रहता है, उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता है इन चीजों का, उसको लगता है कि मैं भी ये कर सकता हूँ। तो आज हमारे बीच निहाल जी आए, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और आप कैसा लगा इनका इंटरव्यू आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स हमारे साथ साझा हैं और आपको और इंटरव्यू में किस प्रकार की क्या सुविधाएं, किस प्रकार का क्या ज्ञान चाहिए, किस प्रकार की क्या नॉलेज चाहिए, हमें आप कमेंट्स में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्त, देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको हमारी इंटरव्यू सीरीज अच्छी लगी। जची जची को मैं अशोक जी, आज हमारे साथ है निहाल जी, IFS AIR 65 UPSC क्रैक किए उन्होंने। थैंक यू। चलो, धन्यवाद।